कि आज उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में सारे नए आने वाले कैबिनेट मेंबरान को मुबारकबाद दी और एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, हमारी जिम्मेदारियां एज अ गवर्नमेंट, एज अ पार्लियामेंटेरियन और फिर ओवरऑल एज द कस्टोडियन ऑफ द नेशन वो क्या हैं और उन पे पूरा उतरने के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम करना है। तो तमाम कैबिनेट मेंबरान ने जो उन्होंने ईरान दौरे के हवाले से तफसीलात बयान की, उनको कामयाब दौरे पे मुबारकबाद पेश की और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट था, बड़े इम्पॉर्टेंट टाइम पे, क्योंकि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है, पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, उसमें हमारा अपने रीजनल कंट्रीज़ और स्पेशली जो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं उनके साथ तजारती इंगेजमेंट स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक में स्पेशली जो हमारा ईरान जो है वो सिर्फ़ एक हमसाया ही नहीं है, एक बरादर इस्लामी मुल्क है। हमारी उनके साथ सोशो कल्चरल रिलीजियस टाइज़ हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक गलत फहमियों पे बेस्ड कुछ ऐसी चीज़ें जन्म ले रही थी जिनको बर वक्त उसका तदारक होना ज़रूरी था। और हम ईरानियन लीडरशिप के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो था जनरल बाजवा साहब के विज़िट पे कश्मीर को एक कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो डिक्लेयर किया, माना और पाकिस्तान की सपोर्ट की। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान को मिल के अपने जो सोशो कल्चर रिलीजियस बॉन्ड्स हैं उनके साथ साथ जो तजारती रिश्ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कल की स्पीच जो है वो आप सब ने सुनी, वो एक वे फॉरवर्ड है, एक नई कमिटमेंट है, आगे बढ़ने का एक ऐसा मुस्बत रास्ता है कि जिस पे दोनों हुकूमतें आगे आने वाले दिनों में अगर ट्रू स्पिरिट पे अमल करती हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज होगी रीजन के अंदर पीस, स्टेबिलिटी और इकनॉमिक मोबिलिटी की। क्योंकि इकनॉमिक कॉरिडोर जो है वो दोनों ममालिक का जो जुड़ा हुआ है आपस में वो डिसकनेक्टेड है, उसको रिज्यूम होना है और एक बेटर टर्म्स कंडीशन और नेगोशिएशन में आना है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस हवाले से कैबिनेट को एतमाद में लिया और कैबिनेट ने उनको वो एतमाद एंडोर्स किया और मुबारकबाद दी। इसके अलावा चूँकि कैबिनेट का एजेंडा आज 22 आइटम एजेंडा था जिसमें मल्टीपल आइटम्स थे जो डिस्कस हुए, उसमें अगला इम्पॉर्टेंट ट्रिप जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं और चाइना के साथ सी पैक से जुड़े हमारे मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं और उसमें मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कैबिनेट को अप्राइज़ किया कि हमारा बिजनेसमैन जो है कोई 450 से ज़ायद बिजनेस कम्युनिटी वो फोरम में पार्टिसिपेट करने जा रही है। और जब म्यूचुअल नेगोशिएशन और बिजनेस एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान का बिजनेसमैन चाइना के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो 450 लोग जब कोई ना कोई कंसेंसस किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे करके लाएंगे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। जब यहाँ इकनॉमिक मोबिलिटी होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपकी मईशत के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो मईशत का पहिया चलेगा तो लोगों के घर का चूल्हा चलेगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा और हुकूमत जो है वो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है
आवाम की मुश्किलात कम करना, उसमें कामयाब होगी। इसके साथ जुड़ा चूँकि इनिशिएटिव जो डिफरेंट MOUs थे, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना से साइन करने जा रहे हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इससे पहले भी साइन हुआ, उसके अंदर जो गैप्स थे वो आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि फेज़ 1 जो था उसके अंदर हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। हमने टोटली इंपोर्ट बेस्ड स्ट्रेटजी में हम गए और बायलैटरल जो टैरिफ लाइन्स थी जिसकी बेस पे हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना था, वो गैप्स आइडेंटिफाई हुए। और ये फेज़ 2 में आफ्टर कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन एक विन विन सिचुएशन, जिसमें चाइना रेजिस्ट करता रहा, जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विज़िट था उसमें उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आती, लेकिन आज कैबिनेट को बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कामयाब जो डिप्लोमेसी थी और जिस तरह चाइनीज़ लीडरशिप से उन्होंने अपने प्रीवियस ट्रिप में पाकिस्तानी अवाम का, यहाँ के सनतकारों का मुकदमा लड़ा, उसकी बेस पे वो तमाम टैरिफ्स और फैसिलिटेशन और सेफ गार्ड करने के जो कैपिंग अवेलेबल थी आपके आसियान ममालिक के साथ, चाइना ने जो एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ भी उन्हीं टर्म्स ऑफ कंडीशन पे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आसियान कंट्रीज़ के साथ उनका ट्रेड का वॉल्यूम और है, और पाकिस्तान अगर उसी टर्म्स कंडीशन में चाइना को इंगेज कर लेता है तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ चूँकि पिछले दिनों अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ, उससे मीडिया समेत पूरे पाकिस्तान में एक अनरेस्ट था, और हर शख्स ख़ास तौर पे जो हमारा निचली सतह पे बैठा एक ऐसा मिडिल क्लास और नॉन अफोर्डिंग क्लास थी जिसकी पहुंच से वो मेडिसिन दूर हुई, ने हमारे जो हेल्थ एडवाइज़र आए हैं, स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर ज़फ़र साहब, उन्होंने कैबिनेट को अप्राइज़ किया कि उन्होंने उन अद्वियात की कीमतों के अंदर जो इजाफा हुआ उस हवाले से जो ब्रीफिंग्स ली, उनकी उस पर फाइंडिंग्स क्या हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खुशखबरी सुनाई कि अनकरीब वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करके तो इन दवाओं की कीमतें जो हैं वो रियलिस्टिक लेवल पे नीचे लाने के लिए उन सैकड़ों अद्वियात को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। मैं उनकी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि आपने तो 400 कहा था तो ये 402 कैसे हो गई। तो वो सैकड़ों अद्वियात हैं जो जिन कंपनियों ने मनपसंद इजाफे किए और अपनी उस ड्रग पॉलिसी का, प्राइस इंक्रीज़ का मिसयूज़ किया और एब्यूज़ किया उस रिलीफ को जो उनको दिया गया। उन कंपनीज़ का ये फ़ैसला हुआ, वो तफसील से आपको हेल्थ एडवाइज़र पूरे मीडिया को ऑन बोर्ड लेंगे और उन कंपनी से वो पैसे वापस लेंगे हम, और जो कीमतों की मद में उन्होंने उन कंपनियों ने कीमतें बढ़ा के मुनाफा कमाया, ये फ़ैसला हुआ कि वो मुनाफा बैतुल माल फ़ंड जो है फेटल डिजीज़ हमारी जो कैंसर, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस या ओवरऑल वो बीमारियां जो आम बंदा उसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे जो पैसे हम रिकवर करेंगे वो उस फंड में जाएंगे ताकि मुस्तहिक और नादार लोगों का उससे इलाज हो। और इस हवाले से अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हेल्थ एडवाइज़र मीडिया को ऑन बोर्ड लेंगे। इसके साथ साथ चूँकि हमारी
LNG सेक्टर के अंदर जो हम साबका गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट्स किए, जो प्राइस नेगोशिएशन वो करते रहे, आज हमें एडवाइज़र ऑन एनर्जी उन्होंने कैबिनेट को इत्माद में लिया कि अभी हम जिन नेगोशिएशंस की तरफ जा रहे हैं और जिस मायदे की तरफ फाइनली चीज़ें तय हुई हैं और उस पे ECC में उसको रेफ़र किया गया, वो बेटर टर्म्स एंड कंडीशन पे कौम के साथ जो फ्रॉड हुआ LNG के नाम पे, और एक तो रीजन में वो प्राइस हाईएस्ट ली गई उस वक्त की प्राइस से, और दूसरा उस प्राइस को कैप कर दिया गया था 15 साल के लिए, ताकि वो ऑलमोस्ट 80 से 100 अरब रुपया जो किटी में जा रहा था वो रेगुलर बेसिस पे इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को मैनेज किया जा रहा था। तो नए जो निगोशिएशन और कंसल्टेशन के बाद मुआहदे किए जा रहे हैं, उसमें एक तो प्राइस रीजन में लोएस्ट रखी जा रही है और उसके साथ साथ उसको ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो एग्रीमेंट्स होंगे जिसमें किसी की ज़ात, किसी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं होगा, वो पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा और जो रिलीफ मिलेगा वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र होगा, हुकूमत उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करेगी। इसके अलावा जी, चूँकि महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इन्फ्लेशन जो है उसने कमर तोड़ी हुई है, बढ़ती हुई महंगाई ने, ये तफसील से कैबिनेट को ब्रीफ किया गया कि किस तरह से इस महंगाई के जीन को बोतल में बंद किया जाए। और खसूसन रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के दिनों में एक मसनूई बहरान पैदा किया जाता है और कुछ वो अफराद और ग्रुप जो कार्टल्स बन के ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं और आवाम की पहुंच से वो ज़रूरियात अशिया दूर करते हैं, उन पे कड़ी नज़र रखने का फ़ैसला हुआ। और उस हवाले से जो प्रोड्यूसर है, जो काश्तकार है, वो जो चीज़ मार्केट में मंडी में बेचता है, जब वो आखिरी ख़रीदार तक पहुंचती है तो जो मिडल मैन है आड़ती, वो 200% इजाफा करके उसका जो मुनाफा जो है कमाता है, उसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म बनाने की बात हुई है। टीम जो है उसको ये असाइनमेंट दे दी गई है कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे मड स्लैगिंग करें कि फ़लाँ दौर में इतनी इन्फ्लेशन थी, जो कि नून लीग या हमारी प्रीवियस जमात पीपल्स पार्टी भी और बाकी सियासी जमातें भी जो बड़े फ़ख्र से मीडिया में बैठ के 8 महीने का हमारा तकाबली जायज़ा लेती रहती हैं और हमें आड़े हाथों लेती हैं कि इस हुकूमत ने अवाम की कमर तोड़ी। आज जो कैबिनेट को ब्रीफ किया गया, पिछले 8 महीनों का जो कंपैरिजन था, उसके तहत हम आज भी उन दोनों हुकूमतों से इन्फ्लेशन में बेहतर हैं, लेकिन इसको और कम होना चाहिए और वो इंडिकेटर्स और नीचे आने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से वो तरजीहात अपनी तय की। ये चीज़ तमाम कैबिनेट के मेंबरान को बावर करवाई गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव शुरू किए जाएं और तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो पब्लिक फ्रेंडली अवामी मफाद में पॉलिसीज़ मुतारफ़ कराएं और आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए ऐसे इनिशिएटिव सामने लाए जाएं। अपनी मुआशी टीम को उन्होंने टारगेट्स दिए हैं और हफीज़ शेख साहब की मुआशी इनकलाबी जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो कैबिनेट एक्सपेक्ट करती है और प्राइम मिनिस्टर उसको एंडोर्स करते हैं कि उनके आने से मईशत के अंदर
मुस्बत तब्दीलियां नज़र आएं और उसका रिलीफ लोगों को मिले, ताकि आइंदा आने वाला बजट जो है वो अवाम दोस्त हो और अवाम की मुश्किलात कम हो। बाकी सर्टन MOUs थे, वो कापियाँ आपको दे दी जाएंगी। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम पार्लियामेंट का चूँकि सेशन है, पार्लियामेंट के अंदर वज़रा की हाज़िरी को यकीनी बनाना और पार्लियामेंट को फंक्शनल करना, ये मेन जो है वो आज ऑब्जेक्टिव डिफाइन हुए। मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को ये यकीन दिलाती हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस जमहूरियत पर बिलीव करते हैं जिसका मफाद अवाम तक जाए, उनके मसाइल का तदारक हो और उनको बाख्तियार बनाया जाए। करप्शन फ्री पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत की पहली निशानी और सिफत है। करप्शन ज़दा पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत की आड़ में, जमहूरियत के नाम पे जो मुकमकाव की सियासत होती रही, उससे जमहूरियत कमज़ोर हुई, शख्सियात मजबूत हुई और यहाँ गठजोड़ के ज़रिए जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम का सत्यानाश हुआ, उनके मफादात कंप्रोमाइज़ हुए, कमी मफादात पीछे चले गए, कारोबारी और ज़ाती मफादात ने यहाँ जगह ली। आज हमें उस माइंड सेट से लड़ने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके चलने की ज़रूरत है और कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इस विजन को सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि इनके असरात, इन फैसलों के मुस्बत असरात अवाम पर मुंतकिल होंगे। और सूबाई हुकूमतें, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन्फ्लेशन है या महंगाई है, इसमें सूबाई हुकूमतों का रोल बहुत कलीदी है। चूँकि 3 सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मुतल्लिका चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको भी रमज़ान के हवाले से एक वाज़िया लाए अमल तरतीब देने और अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इनिशिएटिव मुतारफ़ कराने की ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। मैं आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ और आपके सवालात के साथ, क्योंकि जी 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 ज़फ़र साहब, आप समझती हैं कि मुंतखब वज़ीरों की बजाय मुशीरों को काबीना में शामिल करने से काबीना और हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी? ज़फ़र साहब देखें, इलेक्शन जो है वो एक हार जीत का प्रोसेस है, हार जीत होती रहती है, लेकिन देखना ये है कि जिसको जो जिम्मेदारी मिले उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसकी कमिटमेंट क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और फिर उसका एक्सपीरियंस क्या है। अगर ऐसे अफराद जो वसी तजर्बा रखते हों और पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप अमेरिका की डेवलप्ड डेमोक्रेसी को देख लें, अपने हमसाए मुल्क इंडिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, हमेशा वहाँ थिंक टैंक जो होता है वो कलीदी किरदार अदा करता है और वहाँ मिक्स एंड मैच से ही हुकूमतें चलती हैं। कहीं पॉलिटिकल फेस सामने लाए जाते हैं, कहीं टेक्नोक्रेट और एक्सपर्ट जो हैं वो पुश्त पे बैठ के पॉलिसीज़ बनाते और हुकूमतों को इम्प्लीमेंट करने में मावन बनते हैं। मैं समझती हूँ कि इससे कारकर्दगी बेहतर होगी, पॉलिटिकल फेस भी होंगे और इसके साथ प्रोफेशनल स्किल्स भी होंगी। कम्बिनेशन से जब हुकूमत आगे बढ़ेगी तो वो गैप जो हैं वो फिल होंगे, उसका डायरेक्ट रिलीफ आवाम को मिलेगा। जी जी अब्दुल साहब, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ईरान गए थे और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को कम करने के लिए ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की पाबंदियाँ हैं, तो इनको किस तरह निपटा जाएगा? अगर उनसे तिजारत करते हैं तो आप उस जद में आएंगे जो पाबंदियों को तोड़ने वाले ममालिक पर लगती है? देखें, ये चाइना, इंडिया, रशिया, टर्की, जितने नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ अफ़गानिस्तान समेत मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके
थ्रू बार्टर ट्रेड कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बार्टर जो हमारा एक मेन दोनों ममालिक के दरमियान एक इनिशिएटिव एग्जिस्ट करता है, हमें अपने मफादात को देखना है और पाकिस्तान का मफाद जो है वो हर हाल में हर मफाद से ज़्यादा हमें अजीज़ है और उसी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बाकी चैलेंजेस आते रहते हैं कौमों पे, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कैपेसिटी भी है आपकी लीडरशिप की और कैपेबिलिटी भी है। तो इंशाल्लाह हालात और सूरत हाल को देख के ये इनिशिएटिव लिए गए हैं और अवाम और मुल्क के मफाद में जो इनिशिएटिव होगा वही हमारा एजेंडा, प्राइम एजेंडा नंबर 1 होगा, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अभी आपने बात की है इसकी मेडिसिन, प्राइम मिनिस्टर पिछली कैबिनेट में पता चला था, प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट मंगाई है कुछ इदारों से, क्या अभी आज नैब ने भी इस पे नोटिस ले दिया है, क्या ये बताएंगे कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं ये केस नैब को भेजा कि इसकी तहकीकात की है और इसमें अगर वफाकी वजीर मुलव्वस है या ब्यूरोक्रेट मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और दूसरा मैडम आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंटों से निस्बतन हमारी इस गवर्नमेंट में महंगाई कम है, इसका जरा मैकेनिज्म बताना ना, इसकी समझ नहीं। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मेडिसिन के हवाले से आपने बात की। देखिए, अगर गवर्नमेंट सेंसिटाइज ना होती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दिल में अवाम का दर्द और एहसास ना होता, तो अपने करीबी तरीन साथी को जब आपने उंगलियां उठाई और जब ये नहीं था कि वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व थे, वो कुताही जो कि जिस लेवल पे भी हुई, उनके ऑफिस के लेवल पे हुई या निचली सतह पे उस ड्रैब के अफसरान के लेवल पे हुई, इसका तयन करना जो है वो इंटरनल एक मैकेनिज्म बना है। उस पे जब तक किसी पे वो जिम्मेदारी आयद नहीं होती, वो चीज़ें आप डायरेक्टली नैब या किसी और अदारे को नहीं भेज सकते। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो किसी भी शख्स को नैब की इंक्वायरी से परेशान नहीं होना चाहिए अगर उसने कुछ गलत नहीं किया। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर उसको जवाब देना है, वो कोई भी हो, क्योंकि अवाम के साथ होने वाली ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुकूमत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अवाम के साथ खड़े होंगे, वो अपने किसी साथी और वजीर के साथ खड़े नहीं होंगे। महंगाई का आपको चार्ट मैं दे देती हूँ, ये चार्ट आप उसका इन्फ्लेशन का आप देख लीजिएगा और पहले 8 महीनों का ये हम सर्कुलेट कर रहे हैं, आप सबको दे रहे हैं कि पहले 8 माह में हर महीने जो पिछली दोनों हुकूमतें गुजरी, उन्होंने पहले 8 माह में महंगाई का रेशो क्या था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या था, और कंपैरिजन आप कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल हुआ तो मैं एड्रेस कर, ये फोटो कापियाँ करा के बांट देंगे। जी जी, मैं 7 बिस्मिल्लाह सवाल करें, मैं हाजिर हूँ, मुझे पता है फायर आना है। मुझे ये इस बात की खुशी हुई कि आपके आने से ये पहला मौका है कि ये जो साथी जो है कोई व्यक्ति के उन्होंने थोड़ा सा नींद के लिए इतनी आपकी अच्छी गुफ्तगू थी जिसको उन्होंने महसूस किया। दूसरा ये मैडम, आपने अभी महंगाई का और जमीरा धोनी का जिक्र किया, तो आप क्यों इसको इस तरह नहीं करते कि रमजान के महीने को ये बेंच मार्क बना के उसको बाकी इसको आगे से इसको सवाल देना इससे कि आप 1 महीना उसकी वो करें। और दूसरा आपने कहा था कि अवाम के पैसे की वापसी है, इससे पहले मतलब सरवर खान साहब की मिनिस्ट्री में मतलब जो लोगों को गैस की आपको पुरस्कार होगा, जो पेमेंट मतलब ओवर पेमेंट हो गई थी, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो ये मेडिसिन की पेमेंट आप बता रही, तो ये तो दोनों इम्पोर्टेंट आपके अवाम से जुड़े सवाल हैं। अवाम की तकलीफ़ का आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। इस मुल्क को महंगाई की इस चक्की में पीसने वाले कौन लोग थे? एक सादा सी मिसाल है कि घर के अंदर आपने हर चीज़ किस्तों पे लेके रख ली हो, कर्ज लेके रख ली हो, और
जो कर्ज देने वाले हैं घर के बाहर आके खड़े हो जाएं। एक टाइम लिमिट आती है जब आपने वो कर्जा वापस करना होता है, और जिन्होंने कर्जा दिया होता है वो बाहर आके खड़े हो जाएं और आपसे कहें कि पैसे वापस करें, तो आपके पास क्या ऑप्शन होंगे? क्या एक ऑप्शन है कि वो सामान उठा के ले जाएं और आप पे पर्चा दें और आपको अंदर कराएं, और दूसरा है कि आप नेगोशिएट करें और आप उनसे कुछ टाइम बाय करें और किसी और से, साथ वाले हमसाये से आप इल्तिजा करें कि मुझे पैसे दें ताकि मैं इसका कर्जा वापस कर दूं। इस वक्त आपके घर की सिचुएशन है ये कि आपके जो साबक हुक्मरान जो इस वक्त गुड बॉय बन के रोज चैनल्स पे लेक्चर दे रहे हैं, माहिर माशियात बन के वो इकानमी का दर्स दे रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया कि इतने के कर्जे ले लिए कि आज उन कर्जों को वापस करने का जब वक्त आया तो दो ऑप्शन थे आपके पास। एक था कि इस मुल्क को बैंक दिवालिया होने दिया जाए, और बैंक डिफॉल्ट अगर ये मुल्क करता तो दुनिया में कोई भी मुल्क आपके साथ एलसी ना खोलता, कारोबार ना करता, आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप था वो इतना बढ़ जाता कि आप आइसोलेशन में चले जाते। दूसरा ये था कि आप अपने दोस्त अहबाब के पास जाके आप उस कर्जे को उतारने के लिए, वक्ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट मांगते, जो आपको मिली। आपने उस इकॉनमी को सस्टेन किया और उसके बाद IMF के पास जाके बेहतर टर्म्स कंडीशन में आप नेगोशिएट कर रहे थे। जो दूसरा आपका सवाल था यूटिलिटी बिल्स का, मुझे एहसास है, मैं आवाम में से हूँ, 24 घंटे आवाम की पल्स पे मेरा हाथ है, उनके दरमियान होती हूँ। जो बिजली और गैस के नर्ख बढ़े उससे मसाइल ने जन्म लिया, आपका जो बजट था वो डिस्टर्ब हुआ। लेकिन मुझे बताएं कि जब 1200 अरब रुपया खसारा हुकूमत छोड़ के चली जाएगी, उन कंपनियों को पैसे नहीं देगी, तो वो किस पे पास ऑन होगा? या तो आपकी बजट के अंदर इतनी स्पेस हो कि आप वहाँ से पैसे निकाल के उन कंपनीज को दें, या वो कंज्यूमर पे पास ऑन करें, क्योंकि अगर उनको आप पैसे नहीं देंगे, बिजली की प्रोडक्शन नहीं होगी, एनर्जी क्राइसिस होगा, तो अल्टीमेटली वो लोड शेडिंग दोबारा से जन्म लेगी, आप तकलीफ का शिकार होंगे। दूसरा, गैस में 150 अरब का खसारा था। अब वो 150 अरब कैसे बन गया? आप उनसे जो रस्तू खान लेक्चर देते हैं उनसे पूछें कि वो 150 अरब खसारा कहाँ से आया। वो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बना। गैस इस तरह बांटी गई जैसे घर के अंदर से कोई तेल के कुएं निकले या गैस के कुएं निकले। इलेक्शन जीतने की पॉलिसीज बनी, उसका नुकसान आपने और हमने उठाया। आज वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो वापस क्यों नहीं हुआ। कमेटी बनी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उससे एग्री नहीं किया तो रीशफलिंग हुई। अब उमर अयूब साहब को वो मिनिस्ट्री का चार्ज भी दिया गया, और जो कमिटमेंट की गई कि जहां डाका डला, फज की गई आपकी बिलिंग को जानबूझ के ऊपर नीचे स्पाइक्स करके कंप्यूटर के अंदर फिगर्स के साथ खेला गया। अगर हम सब उससे मुतमईन होते, प्राइम मिनिस्टर को आपके दर्द और तकलीफ का एहसास ना होता, तो वहाँ मिनिस्टर चेंज ना होते, वहाँ MD चेंज ना होते, वहाँ पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज ना होता। वो चेंजेस की मुस्बत आप तक फवायद जो हैं उसको पहुँचाने के लिए कुछ वेट कर लें, कुछ वीक्स। मैं आपको श्योर करती हूँ कि उमर अयूब को यहाँ बिठा के वो रिकवरीज जो हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे, और आवाम को वो जो मफाद है वो ट्रांसफ़र करने में उनका और हुकूमत का जो किरदार है वो आपको ऑन बोर्ड लेंगे। हमें एहसास है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई, और आप में भी इस्तराब है। इसी तरह
उनके अंदर भी वो इस्तराब की रिफ्लेक्शन थी कि वो मिनिस्टर्स और एमडी जो है उनकी रीशफलिंग हुई। एक मिनट। मैडम मेरे बड़े छोटे छोटे स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो FTA 2 में बता दें कि पाकिस्तान को कितनी जो मसनूआत है या टैरिफ लाइन है उसमें ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा और चीन को हम कितना इंसेंटिव दे दें। दूसरा, जो आपकी मिनिस्ट्री 8 महीने से हम बैठे देख रहे हैं, तो 10 तो स्पोक्समैन है, अभी पावर्स का जो वो है कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है या बन के उसका कुछ नहीं पता। मीडिया भी बड़ा कंफ्यूज है, लोग भी कंफ्यूज हैं। एक तो ये बता दें कि ये किस तरह सिस्टम चलेगा, आपके यहाँ पावर्स किस तरह होंगी, आपने मीडिया को हैंडल करना है या 8 महीने हो गए। एक और छोटी सी बात है, इतनी छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी है। नून लीग के दौर में चिनौट में सोना निकला था और आज पता नहीं वहाँ हवा निकल रही है। आप प्राइम मिनिस्टर 3 मरतबा कह चुके हैं कि समंदर में कोई बहुत बड़ा जखीरा गैस का और तेल का निकल आया है और 3 हफ्ते किए थे, आज उसके 6 हफ्ते हो गए। तो ये भी बता दें कि एडवाइजर ने आज कुछ बताया कि वहाँ से हवा निकली है या गैस निकला है या पानी निकला है। ये 3 छोटे से चलें, काफ़ी छोटे हैं। अच्छा, मैं बड़े और तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी देखिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो टैरिफ लाइन 495 की डिस्कस हुई, हमारा टारगेट ये है कि उसको मैक्सिमम लेवल पे लाया जाए। कुछ आज कैबिनेट कोलीग्स ने कंसर्न्स उसमें रेज किए जो आपके भी हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है उसको पैरिटी में लाया जाए और वो टैरिफ लाइन जो हम चाइना को ऑफ़र कर रहे हैं